खुश आमदीद। आज मैं आपको एक अंग्रेजी नफ्सियाती और सनसनीखेज फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है गॉन गर्ल। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। निक और एमी डन को लोग एक खुशगवार जोड़े के तौर पर जानते थे, लेकिन उनके रिश्ते में दरारें आ रही थीं। उनकी पथरीली शादी के दरमियान एक दिन अमीर और खूबसूरत एमी लापता हो जाती है और तमाम सबूत उसके बेजार शौहर निक के खिलाफ इशारा करते हैं। अपनी बीवी के झूठ के बारे में सोचते हुए निक आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों पे हाथ फेर रहा होता है। वो इसकी खोपड़ी को तोड़ने के बारे में सोचता है। अपनी 5वीं सालगिरह के दिन निक एक टिबार नामी एक शराब खाने जाता है जिसका वो अपनी बहन के साथ शराकतदार भी है। उसे उसकी बहन मार्गो चलाती है। वो उससे एक बर्बन शराब का गिलास मांगता है, फिर उसे खट्टे दिल के साथ आज के दिन के बारे में बताता है कि आज क्या दिन है। मार्गो कभी भी एमी को पसंद नहीं करती थी और उसकी मद्दा नहीं थी और अपनी बेजारी का इजहार करती है। माजी में एमी अपनी सालगिरह के बारे में लिखते हुए अपनी डायरी में दिखाई देती है कि वो कितनी खुश है। न्यूयॉर्क की एक पार्टी में दिलकश और दिलचस्प निक से उसकी मुलाकात होती है। निक उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो इसके साथ सिर्फ वक्त जाया नहीं कर रहा, लेकिन एमी यकीन नहीं करती और कहती है कि उसकी थोड़ी उसे किसी विलन की तरह दिखाई देती है। जवाब में अपनी थोड़ी पर उंगली रख के निक उसको यकीन दिलाता है कि वो इसके साथ काफी संजीदा है। एक बेकरी के पास से गुजरते हुए उनके कपड़े और चेहरे चीनी के गुबार से भर जाते हैं। निक उसे बताता है कि वो बगैर किस किए चीनी के तूफान से नहीं गुजर सकती। वो इसके होठों से कुछ चीनी पोंछता है और फिर उसे नरमी से किस करता है। हाल में मार्गो निक से पूछती है क्या इस साल भी एमी उनकी सालगिरह पर खजाने की तलाश वाला खेल खेलेगी। ये पहेलियों का खेल होता है जो एमी के बारे में ही होता है और जब निक जवाब नहीं देता तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। इसी दौरान एक कॉल मौसूल होती है। उसका पड़ोसी उसे बताता है कि इसकी बिल्ली उनके घर के बाहर है। ये सुनकर निक वापस घर जाने का इरादा करता है। घर पहुंचने के बाद निक एमी को आवाजें देता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो वो उसे ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है, जहां उसको लिविंग रूम में एक टेबल उल्टी गिरी हुई दिखाई देती है। वो टूट चुकी होती है और उसके कांच इधर उधर बिखरे होते हैं। डिटेक्टिव रोंडा बॉनी और ऑफिसर जेम्स पहुंचते ही फौरन अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं, जहां उनको सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। किचन देखते हुए रोंडा को खून का एक धब्बा नजर आता है। वो उस पर निशान लगा देती है और जेम्स निक को मशकूक नजरों से देखता है। इसके बाद वो पोस्टर के जरिए एमी के दफ्तर जाते हैं। वहाँ रोंडा को पता चलता है कि एमी एलियट डन बच्चों के मकबूल किताब का मरकजी किरदार है जिसका नाम है हैरत अंगेज एमी। एमी की अगली डायरी के इंदराज में वो शादी के बारे में लिखती है। वो और निक अगली किस्त की खुशी मनाने के लिए अपने वालिदैन की पार्टी में जाते हैं। किताब की इस किस्त में हैरत अंगेज एमी की शादी होने वाली थी। सहाफियों के तल्ख और हसद आमेज तबसरे के बावजूद वो कहती है कि इस किताब का मवाद उसकी अपनी नाकाफियों का सिर्फ एक बेहतर वर्जन है। जैसा कि वो नामा निगारों के एक ग्रुप के साथ एक इंटरव्यू के दौरान वजाहत करती है कि किस तरह हैरत अंगेज एमी हमेशा उससे एक कदम आगे रहती है। इसी दौरान निक उसे शादी की पेशकश कर देता है। हाल में निक को पूछगछ के लिए थाने ले जाया जाता है। शहर में बढ़ते हुए जराइम और मनशियात के मसाइल के बावजूद वो अपनी बीवी को लापता होने के बारे में बेजार दिखाई देता है। यहाँ तक कि एक या दो लतीफे भी सुना देता है। जितना निक से सवाल किया जाते हैं उतना ही वाज़ेह हो जाता है कि वो अपनी बीवी पर तवज्जो नहीं देता। वो नहीं जानता कि वो सारा दिन क्या करती है, अगर इसका कोई दोस्त है या इसके खून की किस्म क्या है। रोंडा की मायूसी उरूज पर पहुंच जाती है जब उसे पता चलता है कि निक ने अभी तक एमी के वालिदैन को भी नहीं बुलाया। फिर वो उसे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको मदऊ करने पर मजबूर करती है। एमी डायरी में एक और इंदराज करती है। शादी के 2 साल गुजर जाते हैं। वो खुश थे। उसको शादी काम की तरह महसूस नहीं होती थी जैसा लोग तसव्वुर करते थे। निक उसे अंदर बाहर से जानता था। वो इसके खजाने की तलाश की पहेली का जवाब आसानी से दे सकता था। उसने उसे वो तोहफा भी दिया जो उसने पहली सालगिरह पे दिया था। तहकीकात को जारी रखते हुए रोंडा फोरेंसिक टीम को उनके घर मुआयने के लिए भेजती है, जिसकी वजह से निक को मार्गो के घर में रात गुजारना पड़ती है। एक हामला औरत नोएल हॉथॉर्न रोंडा के पास जाती है और उसे बताती है कि वो एमी की बेहतरीन दोस्त थी। रोंडा हैरान होती है। वो उससे बाद में मिलने पर राजी हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। उसको वहाँ पे अपना पहला इशारा एमी के अंडरवियर की दराज में एक नोट की शक्ल में मिलता है जिस पर लफ्जी तौर पर लिखा हुआ होता है पहला इशारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निक बेजारी और बेपरवाही से लोगों को मदद के लिए इल्तिजा करता है, जबकि सहाफी उसके माँ बाप रैंड और मैरीबेथ के गिर्द जमा होकर सवालात पूछना शुरू कर देते हैं। निक को कहा जाता है कि वो लापता एमी के पोस्टर के साथ खड़ा होकर मुस्कुराए। वो ना चाहते हुए भी ये करने पर मजबूर हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रोंडा निक से इस इशारे के बारे में पूछती है जो उसे एमी के सामान में मिला था। निक इस पहेली का जवाब जानता था और वो जिस स्कूल में पढ़ाता था इसके दफ्तर ले जाता है। वहाँ निक को दूसरा इशारा मिल जाता है और रोंडा की नजर एक सुर्ख लाल गरम अंडरवेयर पे पड़ती है। निक काफी परेशान दिखाई देता है और वो रोंडा की तवज्जो वापस उस इशारे की तरफ दिलाता है। दूसरे इशारे में ब्राउन घर का जिक्र होता है जिसके बारे में निक दावा करता है कि वो उसको नहीं जानता। शाम के बाद निक अपने वालिदैन के पुराने घर जाता है। अब यहाँ कोई नहीं रहता। इसके वालिद अपने दिन एक नर्सिंग होम में गुजारते हैं। उसे वहाँ तीसरा इशारा मिल जाता है और वो इसे रोंडा से छुपा देता है, जिस पर उसे शक है कि वो इसका पीछा कर रही है। गाड़ी में बैठने के बाद वो तीसरा इशारा पड़ता है
और मायूसी में स्टीयरिंग को मारते हुए अपनी बीवी को कोसना शुरू कर देता है। एमी की अगली डायरी में वो दोनों के बेरोजगार होने के बारे में लिखती है। एमी की सपोर्ट के बावजूद निक गुस्से में आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि एमी ने अपने ट्रस्ट फंड के ज्यादातर हिस्सा अपने वालिदैन को दे दिया है तो वो गुस्से में आ जाता है। एमी उसे समझाती है और वो समझ जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात को जवाब बनाकर जरूर से ज्यादा खर्चा करने शुरू कर देता है। एक झगड़े के दौरान उसे मार्गो की तरफ से उनकी बीमार माँ के बारे में फोन आता है। इस दिन के बाद एमी समझ जाती है कि उनके हालात और खराबी की तरफ जा रहे हैं। निक और एमी एक साथ मैसूरी चले जाते हैं, लेकिन वो सोचती है कि क्या निक उसको वाकई अपने साथ रखना चाहता है। वो अपने आप को नए घर में अजनबी महसूस करती है, उसका दिल नहीं लगता और सोचती है कि कहीं गायब हो जाए। एमी के लापता होने के 2 दिन के बाद निक इसके लिए रजाकारों के एक मरकज जाता है, जहाँ मैरीबेथ और ऑफिसर जेम्स को निक की लोगों के साथ बेतकल्लुफी बहुत बुरी लगती है। निक अपनी नजर में एक शाइस्ता आदमी की तरह पेश आता है, जैसा उसकी माँ उसे समझती थी, लेकिन लोगों को लगता है जैसे निक को कोई परवाह ही नहीं है। जब रोंडा उसे नोएल हॉथॉर्न के बारे में पूछती है तो निक कहता है कि वो इसे नहीं जानता। इसी दौरान उसकी नजर डेसी कॉलिंस पर पड़ती है, जो एमी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो उसका पीछा करना चाहता है, लेकिन एक औरत उसको अपने साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए रोक लेती है। एक जाली मुस्कुराहट के साथ तस्वीर लेने के बाद वो उसे पिक्चर डिलीट करने का कहता है। वो इनकार कर देती है और नाराज होकर चली जाती है। निक के लिए हालात खराब होने लगते हैं। रोंडा की टीम को वो महंगी चीजें नहीं मिलती जो निक अपने घर के लिए खरीदता था, और मीडिया निक को उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर की बुनियाद पर उसको निशाना बनाना शुरू कर देता है। जब वो मार्गो के घर उसके सोफे पे आराम करने की नीयत से जाता है तो गैर मुतवक्का तौर पर उसकी एक स्टूडेंट एंडी उससे मिलने आ जाती है। उन दोनों का अफेयर चल रहा होता है और एंडी उसको याद दिलाती है कि उसने एमी को तलाक देने का वादा किया था। वो इससे कहता है कि इसके बारे में दोबारा कभी बात नहीं करना। फिर वो दोनों साथ सो जाते हैं। निक और एमी की शादी टूट रही होती है और वो ये बात अपनी डायरी में वाजे कर देती है। वो समझ गई थी कि निक उसका इस्तेमाल कर रहा है। एमी बच्चा पैदा करने की तजवीज देती है। निक ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। उनकी बहस झगड़े में बदल जाती है और झगड़ा पुरतशद्दुद हो जाता है। निक एमी को कोसता है और धक्का देता है। वो नीचे गिर जाती है और सीढ़ी के कोने से इसका सर टकरा जाता है। रोंडा और जेम्स की तफ्तीश आगे बढ़ती है, जो उन्हें जेसन नामी एक डीलर तक पहुंचा देती है। जेसन एमी को तस्वीर से पहचान जाता है। वो उससे वैलेंटाइन के दिन एक बंदूक खरीदने जाती है जिसे वो करीब रख सके। ये बात झूठ नहीं होती। एमी की डायरी पर उस दिन का इंदराज होता है जहाँ इसने बंदूक की जरूरत के बारे में लिखा था। उसे यकीन था कि निक इससे छुटकारा हासिल करना चाहता था। उसको रोकने वाली वाहिद चीज उसकी दौलत थी। अगली सुबह जब एंडी चली जाती है तो मार्गो निक पर बरसना शुरू कर देती है। वो इसे समझाने की कोशिश करता है कि एमी ने उसे कितना दुखी बना दिया है, लेकिन मार्गो उसकी एक नहीं सुनती। मार्को निक को दिखाती है किस तरह उसकी बेपरवाही और बेजारी की वजह से एक टीवी होस्ट एलन एबर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी हैं। एमी की गुमशुदगी पर रात में उसके लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। निक इस बार ज्यादा काबिल एतमाद तकरीर करता है और अपनी खूबसूरत बीवी से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। ये बात सुनकर एंडी नाराज हो जाती है। नोएल उसकी तकरीर में रुकावट डालती है और उससे मुतालबा करती है कि वो सबको बताए कि इसने अपनी हामला बीवी के साथ क्या किया है। एमी का हमल हर किसी के लिए हैरान कुन होता है और निक वहाँ से जाने के लिए मजबूर हो जाता है। घर वापस पहुंचने के बाद रोंडा निक से सवाल पूछती है कि क्या उसे एमी के हमला होने का इल्म था। निक का जवाब नफी में सुनकर वो आगे बढ़ जाती है और उसे बताती है कि उसके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। वो उसे बताती है कि उसके किचन की तहकीकी रिपोर्ट आ गई है जो इस बात की निशानदेही करती है कि वहाँ एमी का काफी खून गिरा था और किसी ने उसे साफ करने की कोशिश भी की है। वो उसे उसके माली मामलात का रिकॉर्ड भी दिखाती है। उसके ऊपर तकरीबन $1,00,000 का क्रेडिट कार्ड्स का कर्जा है और बताता है कि ऐसा करने पे एमी ने उसे मजबूर किया था। आखिरकार रोंडा को एक कॉल मौसूल होती है जो इस बात की तस्दीक कर देती है कि एमी 6 हफ्तों की हामला थी। जब मार्गो निक का सामना करती है तो वो उसे बताता है कि वो बच्चे चाहता था, लेकिन एमी नहीं चाहती थी। एमी ने फर्टिलिटी टेस्ट को मानने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से निक ने उसे दूसरी चीजों के साथ एक डब्बे में रख दिया था, जिससे वो नाराज थी। आखिर में निक मार्गो को बताता है कि वो शायद वाकई एमी से नफरत करता था। मार्गो के जाने के बाद निक तीसरे सुराग लगाने की कोशिश में अपना वक्त सर्फ करना शुरू कर देता है। इसी दौरान रोंडा और जेम्स निक के वालिद के घर वापस आ जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि निक उस रात वहाँ क्या कर रहा था। अचानक निक इशारा समझ जाता है और सीधा मार्गो की लकड़ियों के कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ उसकी तमाम मुबैना खरीदारी महफूज होती है। दूसरी तरफ रोंडा को एमी की हल्की जलाई हुई डायरी भट्टी के अंदर रखी हुई मिलती है, जिसके आखिरी सफे पे ये बात लिखी होती है कि उसके ख्वाबों का आदमी, उसके बच्चे का बाप, उसको जान से मार सकता है। एमी के लापता होने वाले दिन वो शहर छोड़ देती है। अपनी नई गाड़ी के साथ वो सोचती है कि मरने के बाद वो कितनी खुश है। गायब होने से पहले उसने कई किताबें
किताबें पढ़ी थी और कई दस्तावेजी फिल्में भी देखी थी। एमी ने नोएल से दोस्ती कर ली थी और उसे मन घड़त कहानियां सुनाती थी, निक के चिड़चिड़ेपन और गुस्से की कहानियां। फिर उसने नोएल से पेशाब के नमूने चुरा लिए ताकि वो इसके हमल को अपने मेडिकल रिकॉर्ड में शामिल कर सके। क्रेडिट कार्ड्स, ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस, बावर्ची खाने के फर्श पर बहुत ज्यादा खून बहाना, इसके बाद बेएहतियाती के साथ उसकी सफाई करना और फिर डायरी में इसके अंदराज करना, ये सब एमी खुद कर रही थी। यही उसका इंतकाम था। निक ने उसे कमतर कर दिया था, सुस्त बना दिया था, जिससे वो खुद शादी नहीं करता। उसने बेवफाई भी शुरू कर दी थी। अब एमी के लिए यही बाकी रह गया था कि वो अपने आप को दरिया में गर्क कर दे और हर उस शख्स को तलाश करे जो निक को इसका कातिल तस्वुर करे। जहाँ तक निक का ताल्लुक है, वो टैनर बोल्ट नामी एक शख्स से कानूनी मशवरा लेता था। वो एक बहुत महंगा वकील था जिसने उसे एक बार एलन एबर्ट से बचाया भी था, जिसकी वजह से एलन उसे बीवी के कातिलों का सरपरस्त कहती थी। वो निक की मदद करने पर राजी हो जाता है और उसे मशवरा देता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढे जो पब्लिक में एमी का तस्वुर बदल सकें। निक टॉमी ओहारा के साथ मुलाकात का एहतमाम करता है, जो एमी का साबिक बॉयफ्रेंड है। टॉमी कहता है कि एमी ने इस पर इल्जाम लगाया था कि वो इस पर जबरदस्ती करता था। वो मजीद बताता है कि एक रात जब एमी जख्मी हालत में उसके पास आई तो वो बाहमी रजामंदी के साथ हम बिस्तर हुए थे, लेकिन फिर अगले ही दिन पुलिस टॉमी के दरवाजे पर आ गई थी और एमी ने अपने जख्म दिखाते हुए अपने दावों के साथ टॉमी को प्ली करने पर मजबूर कर दिया था। अगरचे इसने जेल में ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन वो तब से बेरोजगार था क्योंकि उसे खुद को शिकारी के तौर पर रजिस्टर करवाना पड़ गया था। टॉमी से बात करने के बाद निक एमी के दूसरे साबिक बॉयफ्रेंड डेजी के पास जाता है। एमी ने उसे बताया होता है कि किस तरह उसने डेजी के खिलाफ रोकथाम का मुकदमा दायर कर रखा हुआ है। निक डेजी का वर्षन जानने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब होने के बावजूद डेजी एमी से वफादार रहता है। गुमशुदगी के दौरान एमी खुद को एक हथौड़े से जख्मी कर लेती है ताकि वो एक दुखी बीवी के किरदार निभा सके। वो ज्यादातर वक्त अंदर एक रिजॉर्ट में गुजारती है जहाँ उसकी दोस्ती ग्रेटा और जेफ से हो जाती है। टीवी पर एलन एबर्ट की हर्जा सिराई से एमी बहुत खुश होती है और उसे ये हकीकत भी पता चलती है कि मिसूरी में सजाए मौत का कानून है। इसी खुशी में वो पुलिस को मार्गो के लकड़ियों के गोदाम की तरफ एक मशकूक सरगर्मी के बारे में गुमनाम कॉल करती है। जब टैनर मिसूरी पहुंचता है तो निक उसे सारी सूरत हाल से आगाह करता है। बहुत गौर और फिक्र के बाद टैनर निक को इस बात पर कायल कर लेता है कि वो बराह रास्त टेलीविजन पर जाए और अपनी बेवफाई के साथ सामने आ जाए। वो उसे समझाता है कि लोग ऐसे बुज़दिल आदमी से हमदर्दी करना शुरू कर देते हैं जो अपनी गलती तस्लीम कर ले और आवाम उसकी तरफ हो जाते हैं और इससे ज्यादा इस वक्त कुछ अहम नहीं है। तमाम निक अपना नजरिया बयान करता है, क्यों ना सिर्फ एक शख्स तक पहुंचने की कोशिश की जाए। जहां तक एमी की बात है, ग्रेटा और जेफ उसको लूट लेते हैं और बगैर किसी पैसे के एमी डेजी से मिलने पर मजबूर हो जाती है। अगरचे उनको एक साथ रहे कई साल गुजर चुके होते हैं, लेकिन डेजी अभी भी उससे वफादार रहता है। जैसे ही दोनों जाने के लिए निकलते हैं, खबरें शुरू हो जाती हैं और एंडी एमी के वालिदैन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आती है और अपने अफेयर को निक के साथ तस्लीम कर लेती है। इसके बाद मैरीबेथ अपने दामाद के साथ हर किस्म का ताल्लुक तोड़ने का ऐलान कर देती है और बताती है कि अब उसे और उसके शोहर को यकीन है कि एमी की गुमशुदगी में निक का हाथ है। एंडी ये बात पहले ही बता चुकी होती है, जिससे निक और फंस जाता है। टैनर कॉल करके उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। उसके इसरार पर वो अपना इंटरव्यू जारी रखते हैं। जिस रात निक का इंटरव्यू नशर हो रहा होता है, उस रात एमी डेजी के झील वाले घर में होती है और वो बहुत गौर से टेलीविजन देख रही होती है। निक एतराफ करता है कि जब उसकी मुलाकात एमी से हुई तो वो सिर्फ एक मामूली आदमी था जिसने अपने से बेहतर होने का ड्रामा किया, कोई ऐसा शख्स जिसको वो चाह सके। यही वो अल्फाज थे जो एमी सुनना चाहती थी। इसकी आंखें फैल जाती हैं। वो इससे घर वापस आने की इल्तिजा करता है और कहता है कि अगर वो ऐसा करती है तो वो अपने आप को बदल देगा। इसके बाद वो अपनी थोड़ी पर हाथ रख के कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, जैसा कि उसने शुरू में किया था। जैसा कि वो तवक्को कर रहे थे, निक का इंटरव्यू आम की राय को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देता है। वो लोग जो उससे नफरत करते थे उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो इसका जश्न मनाते, सायरन बजना शुरू हो जाते हैं और रोंडा मार्गो की शेड की तलाशी का वारंट लेके आ जाती है। निक को कई बार शक पे छोड़ने के बावजूद शेड में मिलने वाले सामान रोंडा के लिए बड़ा सबूत होते हैं। पुलिस मार्गो को अंदर ले जाती है, लेकिन टैनर यकीन दिलाता है कि वो ये सब सिर्फ निक को तंग करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक न लाश है न कत्ल का हथियार। टैनर इस मामले में पूरा एतमाद नजर आता है, लेकिन हवाओं का रुख जल्दी बदल जाता है जब रोंडा एमी की डायरी और कत्ल के हथियार के साथ निक को पूछगछ के लिए लेने आती है, जो चिमनी से उसे मिलता है। निक पर अपनी बीवी के कत्ल का इल्जाम साबित हो जाता है, लेकिन उसकी कैद ज्यादा दिन तक नहीं रहती। टैनर की वजह से निक बेल पर बाहर आ जाता है और मुकदमे की तैयारी के लिए घर पे रहता है, लेकिन इस बार निक अपने पीछे आने वाले हुजूम से नहीं घबराता। वो एक बार फिर एमी को घर वापस आने की दावत देता है। इसी दौरान एमी कामयाबी के साथ अपने फरार की तरकीब ढूंढ लेती है। वो पहले की तरह दिखने लगती है और डेजी के दिल में उम्मीद जगा देती है। डेजी के सुबह काम पे जाने से पहले वो उसे सख्ती से बोसा देती है। बोसा इतना शदीद होता है कि उसका खून निकल आता है। फिर वो उसकी कमीज खराब कर देती है। इसके बाद एमी अपने नाइट गाउन के कोने को सुर्ख शराब में भिगाने चली जाती है। एक लम्हा जाया किए बगैर वो दरवाजे की तरफ रेंगती है और रोने लगती है और ऐसा दिखाती है कि गोया इस पर हमला किया गया है ताकि सब रिकॉर्ड में आ जाए। शाम
شام کے وقت ایمی ایک پرکشش اور پیاسی عورت کا روپ دھار کر ڈیزی کو خوش آمدید کرتی ہے، اسے جلدی سے اپنے ساتھ سونے کے لیے راضی کرتی ہے، وہ اسے سخت رہنے کا کہتی ہے، اور جب وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے تو ایمی ایک باکس کٹر سے ڈیزی کا گلا کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ آرام سے ڈیزی کو قابو کر لیتی ہے، اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے۔ ڈیزی اسے روکتا رہ جاتا ہے لیکن آخر کار دم توڑ دیتا ہے۔ اپنی بیوی کے لاپتہ ہونے کے 30ویں دن نک اپنے گھر کے سامنے گاڑی کے کھینچنے کی آواز سے جاگ جاتا ہے اور اپنے سامنے حیرت انگیز ایمی کو خون میں لتڑے ہوئے دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کی طرف بڑھتی ہے۔ نک اسے بے یقینی سے دیکھتا رہ جاتا ہے لیکن اس کے قریب آتے ہی اسے کوستا ہے اور وہ ڈرامائی طور پر اس کی باہوں میں گر جاتی ہے۔ یہ سب میڈیا کے سامنے ہوتا ہے۔ ایمی کو چیک اپ کرنے کے لیے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ رونڈا کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نک نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا، وہ اس کا شک مکمل طور پر ایمی کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ وہ اور نک دونوں اس کی کہانی پر یقین نہیں کرتے۔ ایمی دعویٰ کرتی ہے کہ ڈیزی نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اسے اپنے جھیل کے گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا۔ رونڈا اس کی پوری کہانی میں تضاد نکالتی رہی لیکن کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ وہ لوگ صرف ایمی اور اس کی کہانی پر توجہ مرکوز رکھنے پر ترجیح دیتے رہے۔ ایمی گھر واپس آنے کے بعد نک کو اپنے ساتھ غسل کرنے پر مجبور کرنے لگی تاکہ وہ یہ یقین کر سکے کہ ان کے درمیان اب کوئی اجنبیت نہیں رہی۔ وہ اسی نک کا مطالبہ کرتی ہے جس نے کیبل ٹیلی ویژن پر اپنی زندگی بچانے کی التجا کی تھی۔ اس پر نک اسے چلے جانے کی دھمکی دیتا ہے تو وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو ہر کوئی اسے تباہ کر دے گا۔ آخر وہ نک سے کہتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر غور کرے۔ وہ ہار مان لیتا ہے۔ ایمی ایک بار پھر امریکہ کی محبوبہ کے طور پر فتح حاصل کر لیتی ہے۔ نک، مارگو اور رونڈا کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے کیونکہ اسے اب نک کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو ٹینر چلا جاتا ہے۔ نک رونڈا کو تفتیش جاری رکھنے کی تجویز دیتا ہے لیکن اب یہ بات رونڈا کے بس سے باہر جا چکی ہوتی ہے۔ ایمی کی واپسی کے 2 ہفتے بعد نک ایلن ایبٹ کو اپنے گھر انٹرویو کی دعوت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کے باوجود کہ اس نے نک پہ کتنی کیچڑ اچھالی ہوتی ہے۔ وہ اس کے بارے میں لپٹی رہتی ہے، معافی مانگے بغیر جواز پیش کرتی ہے کہ وہ صرف وہاں چلی جاتی ہے جہاں کی ہوا ہو۔ نک شریف آدمی کی طرح اپنا سکون برقرار رکھتا ہے اور ایمی کو اوپر کے کمرے میں تلاش کرنے چلا جاتا ہے۔ اسی وقت ایمی اگلا دھماکہ کر دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ نک کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اس کے لیے اس نے نک کے نطفے کے نمونے کا استعمال کیا ہوتا ہے جو فرٹیلیٹی ٹیسٹ کے دوران اس نے حاصل کیا ہوا ہوتا۔ اب وہ اسے اپنے حمل کے ساتھ پھنسا رہی تھی۔ وہ وعدہ کرتی ہے کہ اگر وہ وہاں سے چلا گیا تو ان کا بچہ نک سے زندگی بھر نفرت کرے گا۔ نک پہلے ہی اپنی حد کو پہنچ چکا تھا۔ وہ ایمی کو اس کے چہرے سے پکڑ کر دیوار پہ مارتا ہے لیکن وہ اسے بنا تاثر دیے ٹھنڈے انداز میں اسے بتاتی ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو پسند کرتا ہے جبکہ وہ کوئی ایسا شخص بننے کی کوشش کرتا تھا جسے وہ پسند کر سکے۔ وہ اسے خبردار کرتی ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ پریشان نک یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت ضرور کرتے ہیں لیکن وہ ہر وقت ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرتے رہے، ایک دوسرے کو قابو کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایمی کہتی ہے کہ یہی شادی کا مطلب ہے۔ نک خاموش ہو جاتا ہے۔ ایلن کے ساتھ اپنے انٹرویو میں شرکت کے لیے وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں۔ نک اپنی مصنوعی مسکراہٹ برقرار رکھتا ہے یہاں تک کہ جب وہ انکشاف کرتا ہے کہ وہ دونوں والدین بننے والے ہیں، لیکن جیسے ہی ایلن اس کی بیوی کو گلے لگا کر مبارکباد دینے لگ جاتی ہے تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ جب نک مارگو کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے ایمی کے ساتھ رہنے والا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ مارگو کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سب وہ اپنے بچے کے لیے کر رہا ہے لیکن مارگو الزام لگاتی ہے کہ وہ خود کو ایمی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ نک مایوس ہو جاتا ہے۔ ایمی نک کی گود میں سر رکھے دوبارہ اسی طرح نظر آتی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہوتا ہے۔ وہ مڑ کے اس کے ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی ہے اور وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، کیسا محسوس کر رہی ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا ہے اور اب آگے کیا ہوگا۔